बीच में हमारे साथ शीतल पी सिंह जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शानदार पत्रकार। हम उन इंडिया टुडे में उनकी बेहतरीन रिपोर्ट पढ़ के हमने पत्रकारिता सीखी है। शीतल सर, आज का विषय मैंने यही रखा था और मैंने देखा था कई सांसदों को वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं प्रधानमंत्री के सामने बोलने की। वो इस बात तक डरते हैं कि अगर वो मंत्रियों को चिट्ठी लिखेंगे, सिफारिश करेंगे, तो उस पर भी उनकी क्लास लग सकती है। तो इतना डर, आखिर डर है तो क्यों डर है इतना? देखिए, ऐसा है कि जो लोकतंत्र का विचार है तो ये बहुत पुराना शब्द, ग्रीक शब्द है, और इसके बारे में बहुत सारे दार्शनिकों ने बहुत तरह की व्यवस्थाएं दी। लेकिन पिछले 200 सालों से जब बहुत सारे देशों में इसको अलग अलग स्टेजेस में अंगीकार किया गया है, और पिछले करीब एक 60-70 सालों में तो दुनिया में इसकी बहुत व्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे में दरअसल डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी है जिसमें लोग, अवाम, अपने आप को संचालित करने के लिए कानून बनाने का हक रखता है, कानून बनाने के लिए लोगों को चुनने का हक रखता है, और वो चुने लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनता, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है डेमोक्रेसी। लेकिन ये हुआ है ओवर ए पीरियड सारी दुनिया में, और हमारे जैसे देशों में खासकर, जहां जो सत्ता में आ गया बाई चांस, उसने सबसे पहले इस विचार को नष्ट करना शुरू किया और डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी ने ले ली। आज ज्यादातर पार्टियों में जो उनके चीफ हैं, उनका या तो चुनाव नहीं होता या चुनाव का ड्रामा होता है। हम में से बहुत कम लोग इसकी व्याख्या कर पाएंगे कि नड्डा जी को कब कैसे चुना गया, कहाँ वोट उनका पड़ा था। तो इसी तरह से सारी रीजनल पार्टीज बहुत सी हैं जिनमें एक सत्रप है, बस वो अंत है, आदि और अंत है। हम जिस पार्टी को सबसे ज्यादा हर चीज के लिए गाली दिया करते थे, हम आज पाते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी तुलनात्मक रूप में इन सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है। हालांकि कोई एब्सोल्यूट नहीं है और कोई कंफर्म नहीं है, सब में बहुत कमियां हैं, सबको सुधार की जरूरत है, लेकिन बाकी लोग तो बिल्कुल तानाशाह हैं अपने स्तर पर। तो इस डेमोक्रेसी के विचार की हत्या करके जिन पार्टियों ने अपने आप को डेमोक्रेसी में संचालित कर रखा है, वैसा एक निजाम इस समय इस देश में भी चल रहा है, जिस पर बहुत बार बहुत सारे कार्यक्रम आप कर ही चुके हैं। तो सांसदों के डरने की वजह यह है कि उन्होंने अपने उस मूलभूत लोकतांत्रिक समझ का त्याग कर दिया है, जिसके कारण वो संसद में पहुंचे। क्योंकि उनके दिमाग में उसकी जगह दूसरी बात आई है कि वो संसद में इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि उनको वहां की जनता ने चुना है। संसद में वो इसलिए पहुंचे हैं कि उनको उस नेता ने वहां के लिए उम्मीदवार चुना था। मतलब इस बात को इस बात से रिप्लेस कर दिया गया है। होना उनको ये चाहिए कि जिस लोकसभा क्षेत्र के हैं, उस लोकसभा क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि के तौर पे वहां होना चाहिए, लेकिन है वहां वो इस बात के प्रतिनिधि की उन्होंने फला अमुक व्यक्ति के करिश्मे से, जादू से, अरेंजमेंट से, मैनेजमेंट से, कलाकारी से उनको सांसदी मिली है। तो उन्होंने लोकतंत्र को समर्पित कर दिया है, और उससे वो खतरा बढ़ा है। जैसा आज सभी राजनीतिक दलों में ये बीमारी कम या ज्यादा है, लेकिन है सब में हमारे देश में। तो ये विकास होने की जगह, इसमें सुधार होने की जगह, इसमें अवनति हुई है। और अभी इससे क्या होता है, इससे बाद में जो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं दर्शन के, फासिज्म वगैरह चीजें, वहां तक बिगड़ जाती है। अभी तो फिलहाल ये है कि सभी पार्टियों में ऑटोक्रेसी ने जगह ले ली है। कोई नायक है, बाकी सारे लोग नौकर हैं, सबऑर्डिनेट हैं, और उन्होंने उस अस्मिता को जो उस जनता ने उन्हें चुन के दी थी, उसको उन्होंने केचुल की तरह उतार फेंका है। वो उसका अस्तित्व ही उनको फील नहीं होता। उस जनता के लिए वो जवाबदेह भी नहीं रहते। वो फिर अगली बार उसी नेता के प्रति जवाबदेह बनना चाहते हैं, जिससे अगली बार भी उनको टिकट दे दे, अगली बार भी वो उनको अपने करिश्मे से जिता दे। इसलिए ये समस्या पैदा हो रही है कि यह अस्तित्व विहीन जनप्रतिनिधियों के समर्पण का दौर है, और वो लोग अपने जिसके लिए वो हैं, जिसके द्वारा वो हैं, उसके लिए वहां नहीं है, और न उसकी जिसके द्वारा है उसकी कोई बात करने, कानून बनाने, कायदे बनाने, उसको सहूलियतें पहुंचाने, उसको राहतें पहुंचाने का काम करते हुए मिलते हैं, बल्कि वो सब के सब एक किसी न किसी किस्म के षड्यंत्र के एक कह सकते हैं जाल में
जिसमें बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिसमें उनकी सहमति नहीं होती, लेकिन वो उसके लिए हाथ उठाते हुए मिलते हैं। और उस जनता के विरुद्ध जिसने उन्हें चुन के वहां भेजा है, उन फैसलों के वो हिस्सेदार बनते हैं। तो ये हमारे इस दौर की एक बड़ी विद्रूप स्थिति है, लेकिन ये असलियत है, इससे अभी भाग भी हम नहीं सकते। इसका जिक्र तो जैसे है वैसे ही करना पड़ेगा। शीतल सर, दो बातें। पहली बात तो मैं ये पूछूंगा कि पर्ची में नाम किसका निकलेगा। दूसरा पूछूंगा कि हैरानी की बात देखिए, गुजरात के सीएम ने सुबह बयान दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि रात में मैं सो रहा हूँ, सीएम हूँ, सुबह हट गया हूँ मैं, मुझे सुबह उठ के पता चला कि मैं सीएम नहीं रहा। तो ये डेमोक्रेसी कहाँ ले जाएगी? पहली बात, ये पर्ची में नाम किसका निकलेगा? नहीं, पेगासुस के युग में अगर आप ये पूछ रहे हैं तो किसी सांसद की मजाल है, जजों की तो मजाल है नहीं, सीजेआई की मजाल है नहीं, तो आप सांसद की मजाल बेचारे की जान खाल खिंचवाना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं आप? ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिन सवालों के पूछे जाने से लोग खतरे में पड़ जाएंगे। और वो इन्होंने, वोहरा साहब ने जो कह दिया ना, वो पंक्ति बहुत ही, वो उससे आगे कुछ है नहीं। डरा हुआ व्यक्ति मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, तो वो पैदा कर चुके हैं वो। अब उसमें हम किसी संभावना, कोई हरी दूब ढूंढना बेकार है ही नहीं, संभव ही नहीं, वो मरुस्थल बना चुके। बोरा सर, क्या वाकई में ये होगा कि अब ये मराऊ है लोकतंत्र पैदा होता रहेगा, या इस लोकतंत्र में कहीं जिंदगी की कुछ संभावनाएं नजर आएंगी? नहीं, ये संक्रमण काल है, हमें इसको कोई मतलब फाइनल फ्रंटियर नहीं समझना चाहिए। मैं ये सोच के नहीं चलता हूँ। प्रकृति में भी रंग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, और उन मौसमों के साथ फिर एक नई अनुभूति होती है, नए बीज खिलते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो बदलाव तो होगा। मोहम्मद तुगलक भी आए थे, औरंगजेब भी आए थे, विक्रमादित्य भी आए थे, यहाँ सभी आते हैं, सबका अपना अपना एक काल होता है, आके चले जाते हैं। लेकिन कोई ये सोचे कि ये परमानेंट है, मैं नहीं समझता। मोदी भी परमानेंट नहीं है, आज हैं ये भी कल चले जाएंगे, फिर इनकी जगह कोई नया चेहरा आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो राजकारण होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे ही चलते आए हैं, जहां पर निरंकुशता भी है, उदारवाद भी है, कई अच्छे राजा भी आते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से राज करते हैं और सबको मानवीय रूप से बिहेव करते हैं। इसी दौरान में एक राजा ऐसा भी आता है जिसका नाम बुद्ध होता है, हालांकि प्रिंस होता है, लेकिन वो प्रिंस छोड़ देता है, प्रिंस पना छोड़ देता है, एक योगी बन जाता है, एक साधु बन जाता है, बाद में ईश्वर का रूप हो जाते हैं। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। नानक भी आए थे, सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको एक छोटा सा संक्रमण, पासिंग फेज मानूंगा। और इतिहास में 8-10 साल का जो फेज होता है बहुत छोटा फेज होता है, कोई बहुत बड़ा फेज नहीं होता है। औरंगजेब भी 50 साल रूल करके गया था साहब। तो मैं कोई ये नहीं मान के चलता। और अपने 66 साल की उम्र के अंदर हमारे यहाँ अनिल जी भी मेरी उम्र के ही हैं, बाकी भी और 1-2 शख्स और भी हो सकते हैं, शायद सुनील शुक्ला जी भी होंगे। हमने देखा है कि हमने इमरजेंसी भी देखी है, बाकी काल भी देखे हैं, और लोगों से सुना है आजादी से पहले का काल भी। तो मैं नहीं समझता कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, होके रहेगा। और लोकतंत्र अब भारत की नसों में चला गया है, अब हमारे डीएनए में है। अब हम इतनी जल्दी लोकतंत्र को नहीं त्यागेंगे, ये समझ के चलिएगा जी।